हैं बड़ी खबर का। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मीटिंग, तो सीधा रुख करते हैं मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, बलवान पूनिया जी, चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब, तमाम हमारे अधिकारीगण, ईपीसी जुड़े तमाम हमारे विधायकगण, सांसदगण, जिला प्रमुख साहबान, सदस्य जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के अध्यक्ष व पार्षदगण, और विशेष रूप से जिनके लिए आज ये रखा गया प्रोग्राम, पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, उप प्रधान, उप सरपंच, तमाम जिले से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, और ये वीसी ओपन रखी गई है तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं प्रदेश के। प्रिय भाइयों और बहनों, सारी बातें आपको बहुत विस्तार से कह दी गई हैं और मैं समझता हूँ कि 13 महीने हो गए हैं हम लोग जूझ रहे हैं इस कोरोना घातक महामारी से। हमारा प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मुल्क जो है तबाह हो रहे हैं। एक साथ में लाखों लोग अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पूरे विश्व में करीब 32 लाख लोग मारे जा चुके हैं। हमारे देश में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए हैं। प्रदेश में करीब 5,800 के आसपास लोग अभी तक मारे गए। एक व्यक्ति का मरना कोरोना से उस परिवार में क्या गुजरती है, आप हम सब लोग भली भांति जानते हैं। मुझे बहुत फक्र है कि हमारे तमाम साथियों ने, पक्ष विपक्ष ने, हमने 13 महीने पहले भी सबको साथ लेके जब शुरुआत करी थी, अभी तक सरकार को सबका सहयोग मिला, चाहे पक्ष प्रतिपक्ष हो, चाहे धर्मगुरु हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ हो, आम जनता हो। कोई भूखा नहीं सोएगा तो वास्तव में कोई भूखा नहीं सोआ। उसी रूप में एक दूसरे की मदद करी और 12 महीने हमने निकाले। उम्मीद थी कब ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, और जिस रूप में दूसरी वेव अचानक आई उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। हाहाकार मच गया है। ऑक्सीजन और दवाइयाँ हैं। पिछली बार कोई शिकायत नहीं थी, ना दवाइयों की थी ना ऑक्सीजन की थी। ऑक्सीजन बेड खाली पड़े रहे, जितना हम उम्मीद करते थे काम भी नहीं आए, ना वेंटिलेटर काम आए। इस बार तो एक एक सिफारिश आती है, जैसे कटारिया जी कह रहे थे, एक एक सिफारिश आती है कि साहब एक बेड दिलवा दीजिए, एक बेड दिलवा दीजिए। और डॉक्टर लोग कहते ना किसको हटा के इस बेड देवें इनको, हम लोग कोई को मरीज को हटाना पड़ेगा हमें जो ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है। ये स्थिति कभी हमने कल्पना नहीं की थी जो आज बन गई है, क्योंकि ये कोरोना बहुत घातक है, नंबर 1। नंबर 2, तेजी से फैलने वाला है। नंबर 3, ये युवाओं को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। और नंबर 4, बहुत चिंता वाली बात है कि गांव में घुस गया है। गांव में घुसना बहुत विस्फोटक स्थिति होती है। शहरों में सीमित था, सबने कंट्रोल किया, हम कामयाब भी हुए, क्योंकि पॉपुलेशन पास पास में होती है, साधन सब मौजूद होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल सब शहरों के अंदर हैं। इस बार जब विस्फोट जो हुआ अचानक ही दूसरी वेव का, उसमें गांव में घुसने के बाद में 3-4 दिन में ही, क्योंकि ये इतना घातक है, 3-4 दिन में ये फेफड़ों में पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन गिर जाता है। व्यक्ति देखता है कि मुझे जुकाम, खांसी, बुखार हो गया होगा, ठीक हो जाऊंगा मैं, और 3-4 दिन में जब एकदम ऑक्सीजन कम होता है और वो तकलीफ में आता है, शहर में आता, तब तक उसकी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। जैसे मेरे कई पूर्व वक्तों ने कहा, लंग्स में निमोनिया हो जाते हैं। उन हालतों में ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं
टीवी के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से शमशान की सीन बताए जा रहे हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेके टैक्सियों में और एम्बुलेंस में इलाज चल रहे हैं, किस प्रकार से 2-2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। ये खबरें आती है तो दिल दहल जाता है, पता नहीं 2 घंटे बाद क्या होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उस अस्पताल में होगा क्या। अभी 3 दिन पहले 24 लोग मारे गए अचानक सरकारी अस्पताल के अंदर, कर्नाटका के अंदर। ऑक्सीजन सप्लाई समाप्त हो गई। ऐसे हालात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत सरकार ने सब प्रबंधन लिए अपने हाथ में कि हम डिस्ट्रीब्यूट ढंग से कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन की इतनी कमी है क्योंकि मांग बढ़ती गई है, मांग बढ़ती गई है, मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए बार बार ठीक कहा कि लड़ाई जो है अस्पतालों में तो एक सीमा तक लड़ पाओगे। आज हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं, दवाएं नहीं है। अगर ये पूरी भी हो जाएगी तो इस अगर संख्या बढ़ती गई तो आप उसके अनुसार एकदम ना ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, ना दवाएं बना सकते हैं। और डॉक्टर और नर्सें सब थकने लग गए हैं 12-13 महीने के अंदर। फिर हाहाकार मचेगा, डॉक्टर नहीं आ रहा है देखने के लिए, नर्स नहीं आ रही इंजेक्शन लगाने के लिए। ये स्थिति नहीं बन जाए तो जो पिक्चर पूरे देश में दुनिया में है, दुनिया के अनुभव भी अलग अलग हैं। जो आप लोग पढ़ते होंगे अखबारों में आर्टिकल, सुनते होंगे, हर मुल्क ने अलग तरह अनुभव किए। मुझे याद है पहले फेज में इटली में ऐसी स्थिति बन गई थी। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, बुजुर्ग हो जाता है 80 साल का, तभी उसके बेटे पोते लेके आते हैं अस्पताल में, लाखों रुपए खर्च कर इलाज करवाते हैं। मालूम है कि बचेंगे नहीं, तब भी गहने बेच के, मकान बेच के इलाज भी होते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। और जब मैंने सुना इटली के अंदर 60 साल के बड़े लोगों को तो इलाज करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो मरे तो मरो भले, कोई बात नहीं, युवा लोग नहीं मरने चाहिए, बच्चे नहीं मरने चाहिए, उस पर ध्यान दो। ये स्थिति जब आई सामने तो कई तरह के विचार पैदा हुए दिल के अंदर। फिर उन्होंने फिर भी साधन कम पड़ गए तो उन्होंने अपने मरीजों को शिफ्ट किया दूसरे मुल्कों के अंदर इलाज करवाने के लिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अमेरिका जैसा विकसित मुल्क 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आते गए मरीज वहां पर। इंग्लैंड जैसा मुल्क राज करता था पूरी दुनिया के ऊपर, 4-5 महीने भी लॉकडाउन लगाया, तब जाके अब स्थिति संभली वहां पर, क्योंकि वहां दूसरी तीसरी लहर भी आ चुकी थी। तो बातें कहे इतनी कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी बातें कम काम ज्यादा का वक्त है। बातें हम लोग सब सुन चुके हैं। मुझे खुशी है कि हमारे राजस्थान में जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी के हों, अभी आपने जब सबके विचार सुने तो आपने महसूस किया होगा कि सबके अपने अनुभव हैं, क्योंकि वो पब्लिक में रहते हैं, फीडबैक मिलता है, लोग सिफारिशें करते रहते हैं। अस्पतालों में हालात क्या हैं, कितना दबाव है, ऑक्सीजन दवाई नहीं मिलने पर कितनी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। और फिर भी आपको मालूम है कि 2 लाख जो आज संक्रमित है राजस्थान में एक्टिव, उसमें ही खाली 15-20 हजार लोग ही हैं। तो 1,80,000 लोग तो घरों के अंदर है। आप बताइए, तो संख्या जब दबाव पड़ा है तो बेलबीलवा के अंदर राधा स्वामी सत्संग के माध्यम से 5,000 का मैदान में तैयार करवा रहे हैं अस्पताल। वहां पर ऑक्सीजन नहीं तो वो क्या काम आएगा। बिना ऑक्सीजन के आप अस्पताल तो खड़े कर सकते हैं, परंतु बिना ऑक्सीजन के काम के नहीं है, और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। ऑक्सीजन की बात तो हम लोग कल बैठ के करेंगे अपर के अंदर, क्योंकि भारत सरकार से हमें लेनी है, उसको तो दवाएं वहीं से लेनी है। परंतु हम लोग संपर्क में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी मैंने खुद ने बात करी है। तमाम जो ब्यूरोक्रेट है वहाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मिश्रा जी,
मिस्टर डोवाल जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर गवार से, हेल्थ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, राजनाथ सिंह जी से कल बात करी, क्योंकि डीआरडीओ बना रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बना रहा है। राजस्थान में 15 मिले हैं, हमने कहा आप ज़्यादा दीजिए, हर जिले में दीजिए। तो ये तो जो करना है स्टेट लेवल पर, वो आपके आशीर्वाद से सरकार पूरी तरह लगी हुई है। और की हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अलग अलग टीमें बनाई हुई अधिकारियों की भी, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। धारीवाल जी ने तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से करीब 70 जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अलग से प्लान बना दिया है। रघु शर्मा जी धारीवाल जी को, बीडी कल्ला साहब को लेके गए दिल्ली के अंदर, और 4 मंत्री बैठे एक साथ में वीसी में, अमित शाह जी बैठे, पीयूष गोयल जी बैठे, हर्षवर्धन जी बैठे, और एक हमारे जो दवाइयों वाले डॉक्टर हैं वो साथ बैठे, वीसी से बातचीत करी, हर्षवर्धन से मिले, सब कुछ किया, पर ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रही। फिर भी आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस प्रकार टिप्पणी कर रहा है, केंद्र के बारे में भी, राज्यों के बारे में भी। तो हालात सबके सामने। अब जो मुझे ये वीसी करने का मकसद मैं 3 मिनट में 4 मिनट बताना चाहता हूँ, सिर्फ यही है कि जो लॉकडाउन लगाया है, ये अगर चैन टूटेगी तो इसी से टूटेगी। जब संपर्क में नहीं आएंगे लोग आपस के अंदर, हालांकि 1,80,000 लोग किसे कहते हैं जो संक्रमित है, और ऐसे भी ये जो एसिम्टोमेटिक है, उनका अभी तक हमें पता ही नहीं कि वो कितने संक्रमित है और कौन कौन संक्रमित है। और इसीलिए फैलता जा रहा है कि जिसको मालूम नहीं कि मैं संक्रमित हूं, वो तो दिन रात इधर फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, घर वालों से मिल रहे हैं। जब उसके सिम्टम आते हैं तब तो वो 50-60 लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। उसमें घर वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं। इसलिए हम देखा होगा इस बार पूरा परिवार का परिवार आगे भर्ती हो रहा है एक साथ में अस्पताल के अंदर। उनको नहीं मालूम पड़ा कि मेरा, हमारे परिवार का एक मेंबर संक्रमित है, क्योंकि वो सिम्टम कुछ नहीं, उसके मालूम ही नहीं उसको। इसी प्रकार से चेन बनी है लाखों लोगों की, जो आप देख रहे हो कि 160 से ज़्यादा लोग मरने लगे प्रतिदिन, जहाँ हमारे वहाँ 2, 3, 4 लोग मरते थे। पूरे साल भर में मैक्सिमम 20 से अधिक कभी नहीं गए पिछली बार। इस बार देख लीजिए कितने संख्या में लोग मर रहे हैं। रोज संख्या बढ़ती जा रही है, 14-15 हज़ार तक पहुंच गई है, जबकि 200-300 की संख्या थी मार्च के अंदर। तो ये तमाम बातें, ये इसका पूरे विश्व के अंदर, ये कोई मास्क लगाना खाली इंडिया की बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर इसी को सबसे ज्यादा माना गया है कि अगर आप वैक्सीन की नहीं लगाई हुई है, आपका बचाव सिर्फ वैक्सीन के बजाय आपके मास्क लगाने से हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का मास्क हो, मास्क पूरा लगे, नाक तक लगे, ये मास्क का फैशन की तरह नहीं लगे। मास्क लगाया दिन में, फिर उनको लटका दिया गले के अंदर, वो मास्क लगाते हमारे शहर वाले कई लोग लगाते हैं, वो नहीं। मास्क का मतलब पूरा मास्क लगे, नाक ढका हुआ हो, मेन तो नाक ढका हो। नाक से ही जो है कोरोना प्रवेश करता है, मुंह से निकलता है। इसलिए अगर हमने ये मास्क ढंग से लगा लिया, घर पे क्वारंटाइन में भी आप अभी रहेंगे 15 दिन तक, उसमें सिम्टम आ गए तो आपको छूट है बाहर आने की, अस्पताल जाने की, आप जाके दिखा देंगे डॉक्टर को। अगर ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सिम्टम आ गए, तो आप सीटी स्कैन करवा लीजिए। पूरा इलाज राजस्थान में फ्री है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे दवाइयाँ हो, 10,000 वाली या 40,000 वाली इंजेक्शन भी है, वो भी लग रहे हैं। और इसीलिए बाहर के राज्यों के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, दिल्ली के, हरियाणा, पंजाब तक के लोग यहाँ आ रहे हैं, और हम लोग मना भी नहीं कर रहे हैं। हमारा फर्ज है कि अभी हर मानव का, चाहे वो कोई विचारधारा का व्यक्ति हो, मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा, राजस्थान के तमाम पंचों तक को, कि हमें ये नहीं देखना कि हम किसके मदद कर रहे हैं, वो कौन सी पार्टी का आदमी है। हमें देखना है कि जो हमारे सामने हैं,
अगर वो मरीज है, संक्रमित है, बीमार है, तो उसकी सेवा करनी है। ये हमारी असली राजनीति है। ये असली राजनीति ही होती है कि हम किस प्रकार लोकतंत्र में सबकी इमदाद करें। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग का हो, सामने दिखना चाहिए जिसकी हम मदद करने के लिए लायक हैं हम लोग, उसको कैसे पहुंचाएं, उसको कैसे गाइड करें। एम्बुलेंस से हम लोगों ने अभी फ्री करने जा रहे हैं। हम लोग शहरों के अंदर भी, गांव में करीब 1500 एम्बुलेंस चलाई है जो नॉन कोविड पेशेंट को भी देखेगी, और कोविड पेशेंट को लाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग 108 की भी, 104 की भी। इस प्रकार से तमाम जो सरकार की तरफ कदम उठाने चाहिए उठाए गए, उठाए जाएंगे लगातार। आप निश्चिंत रहें, जो फीडबैक मिलता ही रहेगा। मैं विपक्षी पार्टियों से, जनप्रतिनिधियों से, एक्टिविस्ट से, एनजीओ से, आम लोगों से, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें कोई अहम घमंड नहीं है। अच्छे से हम आते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर आगे फैसले करते हैं। इस रूप में मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर अगर लग जाएंगे तो हमारे यहाँ जो ग्राफ बना है 90 डिग्री का बन गया है, बढ़ते जा रहा, उस पर रोक लगी है। पिछले जो 2 अटेम्प्ट हुए थे, जन अनुशासन पखवाड़ा का भी हुआ, रेड अलर्ट का भी हुआ, उसका असर पड़ा है। पिछले 5-6 दिन से जो है ग्राफ लगभग उसी रेंज में आ रहे हैं। संख्या चाहे संक्रमितों की हो 14, 15, 16 हजार के आसपास, और चाहे मरने वालों की हो, तो अदरवाइज तो ये 160 की बजाय अभी तक तो 200-250 से पहुंच जाता। इसलिए जो कुछ भी कर सकते अपन कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। ये 15 दिन अपने बिता दिए अगर ढंग से, तो आप निश्चिंत रहें, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके आशीर्वाद से हम लोग फ्लैट हो जाएंगे, नीचे आने लग जाएगा कर, संक्रमितों की संख्या भी और मृतकों की संख्या भी। वो हमारे लिए सुकून की बात होगी। इसलिए मैं आह्वान करूंगा तमाम पंचों को, सरपंचों को, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे पंचायत समिति मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख जो भी हैं, पार्षद, वार्डों के अंदर, शहरों में मेयर या अध्यक्ष या सभापति, उनके उप सभापति जो भी हैं चुने हुए, हमें चुने हुए लोगों का अपना धर्म होता है, उसको निभाना है। ये दिमाग में रखें, उस ढंग से हमें काम करना है। सरकारी मशीन अपना काम कर रही है, उनको हमने कल ही आदेश जारी किए हैं। जो घर से काम कर रहे हैं उनको भी जिला कलेक्टर उनसे काम ले सकता है, कर्मचारियों से, अधिकारियों से भी। और अभी आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन जब बता रहे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ सिद्धार्थ महाजन और मंजू राजपाल जी, तब देखा होगा कि तमाम टीमें गांव-गांव में काम कर रही है। सीएचसी पीएचसी की स्थिति में जानते हैं कि डॉक्टर नहीं होते हैं, नर्सेज नहीं होते हैं, कंपाउंडर नहीं जाते कई बार, उनको भी हमने मॉनिटरिंग करने की कोशिश करी है कि वो मौजूद रहे, सुनिश्चित करें उनकी प्रेजेंस। उनको और कैसे हम लोग मजबूत बना सकते हैं सीएचसी को, वो कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और ज़्यादा हेल्थ का, जो रघु समय बता रहे थे, 1 साल पहले जो स्थिति थी उसको हमने बहुत मजबूत किया, पर और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि हेल्थ सेक्टर में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो सरकार का। अभी ऑक्सीजन जो बनती है हवा से बनती है, कई मशीनों से, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कहते हैं उसको, चाइना से, अभी बताया आपको, कोरिया से, रशिया से, अमेरिका से जहाँ मिल सकता है वहाँ से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेटर होते हैं, उनकी कोशिश करिए तो मिल जाए, जो मिल जाए, जिस भाव में मिल जाए वो में मंजूर है। 30,000, 40,000, 50,000 ला के रख दे गांव-गांव में, सीएचसी में, पीएचसी में, अस्पतालों में, जिसको कम आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, उनके काम आ जाए, वो कंफर्टेबल हो जाए, ठीक हो जाए। ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़े उसको, वरना हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी पड़ती उसको। वेंटिलेटर भी चले जाते हैं, नौबत नहीं आए जिससे बाद में बच जाए। तो सरकार तो रात दिन ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, डीआरडीओ लगा रहा है भारत सरकार की तरफ से, 15 प्लांट राजस्थान में, हमने कहा 50 प्लांट लगाओ यहाँ पर। हमारी तरफ से हमने सब टीमें लगा रखी है, कोई कमी नहीं है।
खाली है कि हम डिसिप्लिन में खुद कैसे आए। उसके सहयोग के बगैर ये सब तमाम जो बातें हम बोल रहे हैं वो तमाम बातों का कोई मायने नहीं रहेगा। अगर 15 दिन के बाद में भी विस्फोटक स्थिति बनती है और गांव में पूरी तरह घुस जाता है ये कोरोना, गांव में संक्रमण इस कदर फैल जाता है, बाद में रोकना मुश्किल होगा सरकार के लिए भी। कुछ भी कर ले, भारत सरकार सहयोग कर ले, बजट खर्च करने की हमने बातें करी है, वो काम नहीं आएगी। बजट काम नहीं आता है, डिसिप्लिन काम आता है, अनुशासन काम आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग काम आएगी, मास्क लगाया हुआ काम आएगा, हाथ धोना काम आएगा, पैसे काम नहीं आएंगे। पैसे की जगह पैसे काम आएंगे। बाकी तो हमारी जो अनुशासन की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है और गांव में डिसिप्लिन रखने की शक्ति है। पहली बार अभी कई हमारे वक्ताओं ने कहा, पिछली बार गांव वाले पहले दिए। कोई बम्बे से आ गया अगर प्रवासी या मजदूर और घर में सो रहा है, वो संक्रमित है, तो पड़ोसी पहरा देते थे कि ये बाहर निकल नहीं जाए। कई लोगों ने बड़े लगा दी, गांव से बाहर नहीं निकले कोई। गांव वालों ने खुद नहीं किया, जालोर में, शिरोई में, कई जगह किया, बाड़मेर में। तो ये अपने अपने गांव के लोग मिलके आपस के अंदर सारे मतभेद भुला करके, अभी तो मानव धर्म है, चुनाव में खड़े होते हैं हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ में, सब बातें बोल रहे हैं आप लोग। सब आपस में प्रेम भाईचारा मोहब्बत से रहें। और कोरोना जंग, दुश्मन एक ही है, दुश्मन कोई नहीं आपस के अंदर, सब हम लोग मानव है। दुश्मन कोई है अभी मानवता का, उसका नाम है कोविड-19 कोरोना। पूरे विश्व के अंदर पूरी दुनिया हिल चुकी है। अभी तक नहीं मालूम है कि तीसरी वेव कैसी आएगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के लिए घातक होगी इस बार युवाओं के लिए हुई है। पता नहीं क्या होगा। दुनिया में किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम है कल क्या होगा दुनिया के अंदर। आप सोच सकते हो इसमें हम किस प्रकार डिसिप्लिन मेंटेन करके सभी राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश को बचाने में लगेगी। भारत सरकार सहयोग लेती रहेगी, मांगती रहेगी। सहयोग मांगने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ शिकायत करें, सहयोग मांगेंगे तभी काम चलेगा। और सब मिलके हम लोग, केंद्र राज्य सरकारें मिलके अगर हम लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग मानव मात्र की सेवा करने में कामयाब होंगे और जो ये मृत्यु दर है वो कम हो पाएगी। मुझे गर्व है कि वैक्सीनेशन में भी हमने देश में नंबर 1 हम हो गए थे। 5,81,000 प्रतिदिन की वैक्सीन लग रही थी हमारे यहाँ। अब वैक्सीन ही नहीं है, सप्लाई दिल्ली से नहीं हुई, केंद्र सरकार से नहीं हो पाई, वैक्सीन बन नहीं पा रही है देश के अंदर इतनी ज़्यादा। अब 18+ और कर दिया तो भार हमारे ऊपर आ गया। हम चाहते थे कि पूरे देश में केंद्र सरकार ही भार उठाए 60+, 45+ की तरह। वो हमारी बात नहीं मानी गई, वो अलग बात है। मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट भी करी, परंतु अब हमने फैसला किया कि हम खुद अपने बजट से भी, विधायकों के फंड से भी, दानदाताओं से भी जो सहयोग मिलेगा उनके अलग कोविड का फंड बना दिया हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर ही। तो मुख्यमंत्री सहायता कोष में लोग देते हैं पैसा, उनके अलग पैसा जमा होगा कोविड के नाम से। मुझे उम्मीद है कि उसमें भी लोग मदद करेंगे। हम सब मिलकर के वैक्सीनेशन लगाना, कामयाब होना। वैक्सीन कहाँ से आएगी? इंडिया में 2 कंपनी बनाती है, वो पूरी बना नहीं पा रही है। हमने मांग करी है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, 10-20 कंपनियों को कानून को इवोक करके, कानून लगा करके आप अधिकार ले लीजिए कंपनियों के पास से और 20 कंपनियों को दे दीजिए बनाने के लिए। ये वक्त ये आ गया है, 2 कंपनियों मोनोपोल नहीं चलने वाली है। जहाँ इंसान को बचाने की वक्त है, चुनौती है, वहाँ आप कानून के नए रूप में उसको, जो कानून बने हुए हैं उनको लागू करने का आदेश जारी करवाएं और मोनोपोली और पेटेंट खत्म करें। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही थी प्रधानमंत्री जी को, वो बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस प्रकार हमें
करोड़ों की तादाद में वैक्सीन बनानी पड़ेगी। वैक्सीन ही इस देश को बचा पाएगी, प्रदेश को बचा पाएगी। और ठीक कहा गया है कि 2 वैक्सीन लगी। मुझे कोरोना हुआ, कम से कम मैं आपसे बात करने लायक हूँ। मुझे और हमारे अध्यक्ष जी को, दुतासा जी को कोरोना भी साथ साथ ही हुआ है। इसलिए हम लोग जो है दोनों कंफर्टेबल रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन लग चुकी थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जंग भी साथ में के लड़ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या सरकार हो, क्योंकि हम सत्ता में हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विपक्षी साथियों का हम सहयोग मांगते हैं, उनका सहयोग हमें मिलता है, सबका सहयोग मिला। और ये हमारी राजस्थान की संस्कृति, संस्कार, परंपरा रही है, मोहनलाल सुखाड़ा जी के वक्त से भी, और उसके पहले से भी, उसके बाद में भी, भैरव सिंह जी शेखावत के वक्त में भी। इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के, पक्ष विपक्ष मिलकर के, और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैंने कहा आपको कोई राजनीतिक विचारधारा तो अलग है, अपनी जगह है, वो तो अभी है। हम कैसे हर मानव मात्र की सेवा करें, उनको बचाएं और जिंदगी बचाएं। ऐसे ऐसे किस्से कहानी आते, रात को नींद नहीं आती है। बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, टाइम पे नहीं हुआ, इंजेक्शन नहीं लगे और मर गया। 33 साल के, 35 साल का, 50 साल का। हमने पूरा चार्ट बनवा दिया, हम लोग राजस्थान भर का, कितने साल की उम्र थी, कहाँ का रहने वाला था, कितने दिन भर्ती रहा अस्पताल के अंदर। तो मालूम पड़ता है 9 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 16 घंटे, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, सब तरह केस आते हैं। उसकी स्टडी करते हैं कि भाई ये नौबत क्यों आई, 4 घंटे में क्यों मर गया आते ही। क्योंकि वो आया तब तक इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया उसको, घर पे इलाज करवाते करवाते, कि वो आया तब तक बहुत सीरियस हो गया। ऐसे केस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। इस रूप में आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। रोज के डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हुए भी, अगर आप चाहेंगे तो मैं चाहूँगा 2-3 डॉक्टर अभी अपनी बात कहें, जो कम से कम सबको मालूम पड़े, सुनने वालों को भी। हालांकि टाइम बहुत हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि भंडारी जी, राजबाबू पवार, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी यहाँ बैठे होंगे, राजाबाबू पवार बैठे हुए हैं, 2 वीरेंद्र सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी, 3 डॉक्टर से मैं चाहूँगा कि आप 10-10 मिनट सुन लें, 5 मिनट, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि ये किस रूप में कोरोना आपके सामने है, कितना घातक है। और मैं फिर आपसे अपील करूँगा पूरे प्रदेशवासियों से, जो सुन रहे हैं वो, और सुनने वालों को अपील करूँगा मार्मिक, वो और लोगों को सुनवाएं हमारी भावनाओं को, जो हम सब बोले हैं, उन सब की भावनाओं को, पक्ष विपक्ष की भावनाओं को, बलवान पूनिया की भावनाओं को, सबकी भावनाओं को पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ। वैक्सीनेशन के लिए चिरंजीव योजना कामयाब करने के लिए अस्पतालों में शिकायत हम दूर करेंगे और जान लगा देंगे सब मिलके रास्ते में बचाने के लिए। ये हमारे में एक संकल्प होना चाहिए, वो संकल्प हम में है, उसी से रास्ता बचेगा। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।